हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि हम स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ेंगे यहाँ पे, और एग्ज़ाम से पहले पहले उसको ख़त्म भी करेंगे और उसका प्रॉपर रिवीजन भी करेंगे। सो गाइस, स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। मेक श्योर यू विल गेट एबल टू स्कोर मैक्सिमम फ्रॉम दिस पोर्शन, बट आपको वैसा पढ़ना है जैसा मैं आपको कहूँगा। ओके गाइज, सो स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग से हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आपको सिलेबस में आपने देखा होगा कि आपका पहला टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, देन उसके बाद दूसरा टॉपिक है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, एंड तीसरा टॉपिक अगर हम देखेंगे तो हमें प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनियर। तो इसी पीडीएफ में ये तीनों के तीन टॉपिक्स आपको कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं आपको डलवा दूंगा, वहाँ पे इसको डाउनलोड करना है, 2-3 बार इसको रिवाइज करना है, बस दैट विल बी सफिशिएंट। उसके बाद जितना हो सके उतने एमसीक्यूज करो और यहाँ से 3 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो समझने की कोशिश करेंगे स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। गाइस, जब हम डाटा का कलेक्शन करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं या प्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशन करते हैं डाटा की, तो उसी को कहते हैं स्टैटिस्टिक्स, या इन शॉर्ट स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है उर्दू में अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो एदाद शुमार। और जब इस डाटा को हम ये प्रोसेस करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। अगर हम बात करेंगे फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स कौन है, दैट इज रोनाल्ड ऑनलर फिशर या R.A. फिशर, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम इंडिया में बात करेंगे, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स इज P.C. महालनोबिस। ओके, सो इसमें ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स डील किससे करता है, तो ये क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा के साथ डील करता है। अब आप बोलोगे सर ये क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा तो हमें पता समझ में आता है कि दिस इज क्वांटिटी, बट व्हाट इज दिस क्वालिटेटिव डाटा, बिकॉज यहाँ पे क्वालिटीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, एट्रीब्यूट्स है। तो हम यहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा को डील करेंगे स्टैटिस्टिक्स में बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, यानी कि इसको हम पहले क्वांटिटेटिव डाटा में चेंज करते हैं, देन उसके बाद हम इसको डील करते हैं। सो अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जिसको हम डाटा कहते हैं। सो ये डाटा एग्जैक्टली होता क्या है, ये फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। ओके, सो अगर हम डाटा की बात करेंगे तो अगर हम डाटा को एज इंफॉर्मेशन लेंगे तो ये इंफॉर्मेशन, ये फैक्ट्स क्या हो सकते हैं, ये प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइमरी डाटा। ओके, तो अगर हम प्राइमरी डाटा की बात करेंगे तो प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जिसको कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेटर उसके अपने पर्पस के लिए, ठीक है। लेकिन कब करता है, फर्स्ट टाइम करता है, और कहां से करता है, सोर्स ऑफ ऑरिजिन से करता है, सोर्स ऑफ ऑरिजिन से करता है। से फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे एक मिसाल देने की कोशिश करूंगा। अगर आज के टाइम कोविड मतलब चल रहा था, तो अब यहां पे वैक्सीन लगाई गई। अब एक सर्वे होते, एक इन्वेस्टिगेटर आता है, वो सर्वे करता है आपके डिस्ट्रिक्ट का, आपकी स्टेट का, आपके गाँव का। वो देखता है कि कितने यहाँ पे कोविड के वैक्सीन लगाए गए हैं, कोविड के कितने टीके, कितने वैक्सीन यहाँ पे लगाए गए हैं, कितने % पॉपुलेशन ने कोविड का वैक्सीन लगाया हुआ है। तो वो ये डाटा खुद कलेक्ट करता है ना, कहाँ से करता है, सोर्स ऑफ ऑरिजिन से करता है। तो इसको हम कहेंगे बेटा प्राइमरी डाटा। क्या कहेंगे, प्राइमरी डाटा। और ये जो इन्वेस्टिगेटर मैंने टर्म यूज करी, तो ये इन्वेस्टिगेटर होता क्या है, जो ये कलेक्ट करेगा डाटा या इंफॉर्मेशन, जो ग्राउंड लेवल से कलेक्ट करेगा, उसको हम इन्वेस्टिगेटर कहेंगे। बताओ, इतना क्लियर, गेटिंग माई पॉइंट। तो वेसल ने एक डिफिनेशन दिया, एक स्टैटिस्टिशियन है जिसका नाम वेसल है, उसकी डिफिनेशन क्या है, वो कहता है डाटा जो ओरिजिनली कलेक्ट करता है इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस के दौरान, तो उसी को हम कहेंगे प्राइमरी डाटा। और ये प्राइमरी सोर्स क्या होता है, इसका मतलब होता है कलेक्शन फ्रॉम सोर्स ऑफ ऑरिजिन, जहां पे इसका ऑरिजिन है वहां से जब हम कलेक्ट करते हैं डाटा, तो उसी को हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स। और जो डाटा कलेक्ट करेंगे उसको कहेंगे प्राइमरी डाटा। ओके, सो नेक्स्ट हम इसको एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। किसको कहते हैं, प्राइमरी डाटा को। याद रखना ये बात, क्या बात कही मैंने, कि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन या फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ही हम कहेंगे प्राइमरी डाटा। ओके,
एडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे अपने आप में और कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। एडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे तो जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो प्रॉब्लम स्पेसिफिक डाटा यहाँ पे हासिल करता है, यानी कि वो इररिलेवेंट डाटा बिल्कुल भी नहीं लाता है। अगर उसको कोविड वैक्सीन के रिलेटेड डाटा चाहिए तो वो कोविड वैक्सीन के रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन लाएगा, डाटा कलेक्ट करेगा। उसको ना एड्स से लेना देना, ना कैंसर से लेना देना, ना उसको जुकाम, ना उसको खांसी, किसी भी प्रॉब्लम से उसको लेना देना नहीं है। इंडिया की जीडीपी से लेना देना नहीं है, यानी कि जो उसको प्रॉब्लम है उसी के रिगार्डिंग वो डाटा यहाँ पे हासिल करेगा, कलेक्ट करेगा। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ डाटा फॉर इन्वेस्टिगेटर। ये क्या करता है, जितना इसके लिए सफिशिएंट क्वांटिटी का डाटा होता है, जितना इसके लिए सफिशिएंट होता है उतना ही ये डाटा कलेक्ट करता है। सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर इसको कंप्लीट एनुमरेशन करनी है तो ये कंप्लीट एनुमरेशन करेगा। अगर इसको सैम्पलिंग मेथड्स यूज करने तो ये सैम्पलिंग करेगा, सिर्फ 100 लोगों को देखेगा या 200 लोगों को देखेगा, 300 लोगों को देखेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी, यानी कि जिस मिकदार में जो इसकी ज़रूरत होती है उसी क्वांटिटी के हिसाब से ये डाटा लाता है। ठीक है, कौन, इन्वेस्टिगेटर। फाइन। नाउ नेक्स्ट, कैन ऑब्टेन एडिशनल डाटा इफ रिक्वायर्ड। अगर अब किसी इन्वेस्टिगेटर को लगता है कि मुझे और भी डाटा की ज़रूरत है तो वो आराम से इसको क्या हासिल कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये प्राइमरी डाटा है ना, तो उसने सपोज 100 यूनिट्स लाए डाटा और अब उसको लगता है मुझे और डाटा चाहिए 20 यूनिट्स, तो वो फिर से इन्वेस्टिगेशन करके फिर से वो क्या सर्वे करके या कुछ और करके वहाँ से और मतलब इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करेगा। ओके, नाउ अब हमने एडवांटेज देखे, एडवांटेज तो और भी बहुत ज़्यादा है लेकिन बस हम उतनी ज़्यादा देखेंगे नहीं, तो डिसएडवांटेज भी इसके साथ साथ कुछ है। तो वो डिसएडवांटेज क्या है, ये एक मोर हैक्टिक काम है, टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको सर्वे करनी है किसी इलाके में, कोई डाटा लेना है, ये ज़रूरी नहीं है अब कोविड का ही डाटा आप ले लो, कोई कुछ और भी हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। आपको ये चीज़ देखनी होगी कि कितने लोगों के पास पक्का मकान, पक्का हाउसेस है, कितने लोगों के पास कच्चा हाउसेस है। सो अब अगर आपको वो डाटा कलेक्शन करना है, वो इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, तो ये थोड़ा सा हैक्टिक काम हो जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ा सा लार्ज हो सकता है या टाइम कंज्यूमिंग, टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, इसके अलावा इथिकल कंसिडरेशन। अब जब आप डाटा कलेक्ट करते हो फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन, तो आप कहाँ से, आप ऐसा तो नहीं है ना खुद ब खुद आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन आएगी और आप लिखते जाओगे, डाटा कलेक्ट करके जाओगे। नहीं, आपको लोगों से बात करनी होती है। ठीक है, यानी कि लोगों का कंसेंट चाहिए, या अगर आपको कहीं पर देखने की किसी चीज़ की वजह से कितना असर पड़ा है, ठीक है, तो आपको ऑनर से बात करनी पड़ेगी, यानी कि लोगों से कंसेंट लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज क्यों है, कोई आपको परमिशन नहीं दे सकता, कोई आपको कंसेंट नहीं दे सकता, सो इन दैट केस यू विल गेट फेल टू ऑब्टेन द डाटा। ओके, नेक्स्ट अब इसमें क्या है, कॉस्ट ज़्यादा आता है, कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है, और इसके लिए ज़्यादा मैन पावर चाहिए। मैन पावर इन द सेंस कि आपको ज़्यादा एम्प्लॉयज़, ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत पड़ती है जब आपको ज़्यादा डाटा कलेक्शन की ज़रूरत होती है। ओके, और उसके अलावा एक और डिसएडवांटेज है यहाँ पे, अननेसेसरी या यूजलेस डाटा। देखो यहाँ पे डाटा हासिल किया जाता है प्रॉब्लम स्पेसिफिक, यानी कि जो आपके लिए रिलेवेंट हो आप सिर्फ और सिर्फ वही डाटा कलेक्ट करोगे। ठीक है, और अगर कोई डाटा कितना भी इंफॉर्मेशन हो, रिलेटेड इंफॉर्मेशन कितनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, उसको आप कलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको डाटा कलेक्ट करना है प्रॉब्लम स्पेसिफिक, अपना ऑब्जेक्टिव आपको देखना पड़ता है। तो यानी कि अननेसेसरी, वो डाटा अननेसेसरी हो जाता है, चाहे वो कितना ही इंपॉर्टेंट हो, और उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये भी एक क्या है, डिसएडवांटेज है। ओके गाइज, नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, अब सपोज मैं एक इन्वेस्टिगेटर था, तो मैंने क्या किया, मैं फील्ड में गया, श्रीनगर के एक डिस्ट्रिक्ट में गया, तो मैंने वहाँ पे देखा कि अच्छा यहाँ पे 80% लोगों ने क्या लगाए, कोविड के वैक्सीन्स लगाए हैं, ये इन्फॉर्मेशन मैंने खुद कलेक्ट करी ना,
ये मैंने खुद कलेक्ट करी, अब मैंने ये गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है, उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में रखा। तो अब एक काम होता है, कोई दूसरा बंदा आता है या तीसरी कोई ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो इस डाटा को यूज करती है। ये जो डाटा है ये ऑलरेडी कलेक्ट किया था ना, किसने किया था? मैंने किया था, इन्वेस्टिगेटर ने किया था, बट इसी डाटा को अब दूसरी एजेंसी यूज करती है, तो इसको हम कहेंगे बेटा सेकेंडरी डाटा। क्या कहेंगे? सेकेंडरी डाटा कहेंगे, या हम कहेंगे सिंपल वर्ड्स में डाटा इज ऑलरेडी कलेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय अदर्स। जो डाटा ऑलरेडी किसी और ने कलेक्ट किया होगा या प्रोड्यूस किया होगा, तो उसी को हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा या सेकंड हैंड डाटा कहेंगे, सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन कहेंगे। और जहां से ये डाटा कलेक्ट होता है, कौन डाटा? ये जो पहले ज़माने में कभी प्राइमरी डाटा हुआ करता था, अब ये दूसरे के लिए सेकेंडरी डाटा होता है। देखो, एक के लिए प्राइमरी डाटा था, दूसरे के लिए अब सेकेंडरी डाटा हुआ, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन या डाटा फ्रॉम सम अदर एजेंसी। ओके गाइज, सो इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑलरेडी, ये आपने, अब मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी कलेक्टेड की गई हो या ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी डाटा कहेंगे, ठीक है। अब अगर सेकेंडरी डाटा की बात करेंगे तो ये क्या हो सकता है? पब्लिश्ड सोर्सेज पे हो सकता है, अनपब्लिश्ड सोर्सेज भी हो सकते हैं। पब्लिश्ड सोर्सेज इन द सेंस कि अभी आपने न्यूज़ पढ़ी कि 80% लोगों ने यहाँ पे कोविड के वैक्सीन लगाए, दैट मीन्स वो आपके लिए एक सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि प्राइमरी डाटा वो तब था जब उसको कलेक्ट किया गया था और सबमिट किया था, ठीक है। अब ये पब्लिश्ड भी हो सकता है, अनपब्लिश्ड भी हो सकता है। कुछ डाटा, कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे होते जिनको पब्लिश नहीं किया जाता, जैसे कि प्राइवेट कंपनीज के केस में आप देख सकते हो। तो उस केस में जो सेकेंडरी डाटा होता है वो अनपब्लिश्ड होता है। अब आप अगर गवर्नमेंट वेबसाइट्स देखोगे, ऑफिशियल पेजेस देखोगे या न्यूज़पेपर देखोगे, मैगजीन्स देखोगे, तो वहाँ पे जो डाटा होता है उसको हम पब्लिश्ड सोर्स कहेंगे या पब्लिश्ड डाटा कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये सेकेंडरी डाटा होता है ये दोनों सूरतों में होता है, पब्लिश्ड एज वेल एज अनपब्लिश्ड। ओके गाइज, गेटिंग माई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट इसके कुछ एडवांटेजेस है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे, ये ऑलरेडी कलेक्टेड किया होता है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसको ऑब्टेन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सो देयरफॉर दिस इज लेस हैक्टिक एज कंपेयर्ड विद प्राइमरी डाटा। ओके, नाउ नेक्स्ट लेस एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट कम लग जाता है, लेस मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, टाइम कम लगता है, टाइम सेव हो जाता है। तो इन दिस केस दिस इज लेस एक्सपेंसिव एंड लेस मैन पावर इज रिक्वायर्ड हियर। ओके, सो इन्वेस्टिगेटर रेस्पॉन्सिबल नहीं होता है फॉर द क्वालिटी ऑफ डाटा। क्यों नहीं होता है रेस्पॉन्सिबल? बिकॉज इसको ऑलरेडी कलेक्ट किया गया है ना। तो इन्वेस्टिगेटर जो यहाँ पे होगा वो तो डाटा लाएगा, कहाँ से लाएगा? सेकेंडरी सोर्सेज से लाएगा, ठीक है। या हम इस तरीके से भी आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि जो पहले प्राइमरी डाटा के टाइम, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के टाइम जो इन्वेस्टिगेटर था वो अब की बार रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अपनी प्रॉब्लम, अपने ऑब्जेक्टिव के लिए था ना, तो अपने हिसाब से उसने सफिशिएंट डाटा लाया था, बेस्ट डाटा लाया था। अब ये जरूरी नहीं है कि ये आपके लिए भी बेस्ट हो, ये दूसरी एजेंसी के लिए भी बेस्ट हो जिसको ये सेकेंडरी डाटा के रूप में चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जो पहला वाला इन्वेस्टिगेटर है वो कहीं से भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बात आई समझ? क्योंकि उसको अपने लिए डाटा लाना था तो उसने लाया। अब अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो डिसएडवांटेजेस भी है इसके। क्यों है? तो समझो, डिफिकल्ट टू गेट ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक डाटा, ये मैंने आपका एग्जैक्टली यहाँ पे बताई, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव कुछ और हो सकता है और जो जिसके लिए ये डाटा ऑब्टेन किया था पहली बार वो ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हो सकता है। सो इन दिस केस जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सेकेंडरी सोर्सेज से ये जो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन ये आपको ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक मिले। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ द सेकेंडरी डाटा, ठीक है। और उसके बाद obtaining additional data or even clarification is not possible। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आप डिपेंडेंट हो किस पे? सेकेंडरी डाटा पे। कौन सा सेकेंडरी डाटा? वो प्राइमरी डाटा जो ऑलरेडी कलेक्ट किया गया था। तो आप इसमें एडिशनल डाटा लाओगे तो लाओगे कहाँ से? बताओ कहाँ से लाओगे? तो ये यहाँ पे इस केस में पॉसिबल नहीं है। डाटा कलेक्टेड कैन बी लो क्वालिटी, ये लो क्वालिटी का भी हो सकता है, आपके लिए लो क्वालिटी का हो सकता है। किसके लिए? जो ये इसको एज ए सेकेंडरी डाटा लेते हैं। लेकिन प्राइमरी डाटा तो प्राइमरी डाटा था, उन्होंने अपने हिसाब से लाया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके हिसाब से ये फिट बैठे। बात आई समझ? तो ये आपके लिए लो क्वालिटी भी हो सकता है, इररिलेवेंट भी हो सकता है, ठीक है, थोड़ा यूजलेस भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है।
ओके अगर हम कंपैरिजन की बात करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, तो पॉइंट इसमें मैंने लिखा है यहाँ पे। अगर हम प्राइमरी डाटा की ओरिजिनलिटी की बात करेंगे तो ये ओरिजिनल होता है, क्यों? क्योंकि इसको कलेक्ट किया गया होता है फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि ग्राउंड लेवल से इसको कलेक्ट किया जाता है। सो इन दिस केस दिस इज ओरिजिनल डाटा और फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, राइट। वहीं पे अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी डाटा की, तो ये ओरिजिनल नहीं होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है ना। हो सकता है कुछ बयास हुआ हो कहाँ पे, प्राइमरी डाटा में, जब इसको कलेक्ट किया गया हो, तो इसकी गारंटी कोई नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है ना, तो इसकी ओरिजिनलिटी पे शक डाउट किया जा सकता है। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी हैव सूटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। तो इस पे हम कंपैरिजन करेंगे इस पॉइंट को लेकर बिटवीन प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो जो हम प्राइमरी डाटा, जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है और इसके लिए नो एडजस्टमेंट, कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब बताओगे सर क्यों एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती? क्योंकि अगर होती वो तो करी होती ना। देखो अगर कहीं पे प्राइमरी डेटा कलेक्शन के टाइम इन्वेस्टिगेटर को लगे कि यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करनी है, तो वो वहां पे कर लेगा, बिकॉज एडजस्टमेंट इज पॉसिबल देयर। लेकिन अगर सेकेंडरी डाटा के केस में देखेंगे तो यहाँ पे अगर एडजस्टमेंट होगी तो अगर एडजस्टमेंट की जरूरत होगी तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बिकॉज जो डाटा कलेक्ट किया गया था वो तो किसी और पर्पस के लिए किया गया था कलेक्ट। ओके सो अब मैंने आपको बताया कि जो डाटा हम कलेक्ट करेंगे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राइमरी हो सकता है और किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वही डाटा सेकेंडरी हो सकता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करोगे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज आज हम कोविड के पीछे पड़ गए ना, तो कोविड की ही हम बात करेंगे। सपोज हम आज कोविड के पीछे पड़ गए, कोविड की बात करेंगे, तो मैं गया गाँव में, मैंने देखा यहाँ पे 50% लोगों ने क्या लगाए, कोविड वैक्सीन लगाई। अब मैंने ये देखा ना, मैंने ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी ना, मैंने सर्वे करी ना, दैट मींस मैंने क्या कलेक्ट किया, प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया। और ये जो प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया ये किसके लिए मैंने किया, मैंने सपोज हॉस्पिटल के लिए किया, अपने हॉस्पिटल के लिए किया। और मेरे पास अब ये क्या है, प्राइमरी डाटा है, तो मैं ये प्राइमरी डाटा देता हूं किसको, हॉस्पिटल को। तो हॉस्पिटल में मुझे ये सबमिट करना था ना, तो ये इस हॉस्पिटल के लिए अब क्या रहा, प्राइमरी डाटा रहा, क्योंकि उस हॉस्पिटल ने मुझे एज इन्वेस्टिगेटर भेजा था फील्ड में कि आप ये प्राइमरी डाटा कलेक्ट करके लाओ, ठीक है। अब मैंने वहां पे ये सबमिट किया, ठीक है, किया, ओके जी, किया। 5 साल के बाद सरकार बदल गई, कांग्रेस पावर में आ गई और उन्होंने बोला कि भाई आप एक काम करो, हमें ये कोविड के वैक्सीन कितने लगाए थे, हमें ये डाटा की जरूरत है, ठीक है। तो अब ये कांग्रेस आ गई ना, इन्होंने कोई डिपार्टमेंट भेजा, तो ये डिपार्टमेंट आकर यहां से ये डाटा लेता, तो इस डिपार्टमेंट के लिए ये जो डिपार्टमेंट आता है फिर ये डाटा लेता है, तो ये डाटा इसके लिए सेकेंडरी डाटा हो सकता है। अब देखो इसमें चेंजेस भी हो सकती है, मैंने यहां से लाया, मैंने बोला 50% लोगों ने कोविड वैक्सीन लगाई, ठीक है। हो सकता है ये जो हॉस्पिटल है इसको पता है अब 50% लोगों ने कोविड वैक्सीन लगाए हैं, तो ये यहाँ पे 60 लिखे इसको, यानी कि यहाँ पे बयास हुआ, यहाँ पे मैनिपुलेशन होगी। और अब जब ये तीसरी पार्टी कांग्रेस ये डाटा लेगी, ये डाटा यहाँ से लेगी, तो इन्होंने क्या लिया, उन्होंने ओरिजिनल डाटा लिया कि मैनिपुलेटेड डाटा लिया, तो उन्होंने मैनिपुलेटेड डाटा लिया, तो यहाँ पे रिलायबिलिटी पे थोड़ा सा शक किया जा सकता है। अब 2 पॉइंट्स आपने समझा, क्या समझा कि कोई सेम डाटा किसी के लिए प्राइमरी हो सकता है, किसी दूसरे के लिए सेकेंडरी हो सकता है, ठीक है। और अगर आप कोई सेकेंडरी डाटा लेते हो तो उसकी रिलायबिलिटी पे शक किया जा सकता है, डाउट किया जा सकता है, क्या पता हो सकता है उसमें कुछ पर्सनल बयास हुआ हो, कोई मैनिपुलेशन हो, कोई फ्लक्चुएशन हो, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, प्राइमरी डाटा पढ़ाया, सेकेंडरी डाटा भी पढ़ाया, ओके, डिफरेंस भी बताए, कुछ कंपैरिजन भी बताया। नाउ नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि किन किन तरीकों से हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करते या सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करते। सो इसमें प्राइमरी डाटा थोड़ा सा लेंथी रहने वाला, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो अब हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, तो क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। ओके सो बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अब कुछ मेथड्स हम साइकोलॉजी में यूज़ करते हैं, कुछ रिसर्च में यूज़ करते हैं, कुछ साइंस में, कुछ इकोनॉमिक्स में,
कुछ हम उधर इधर यूज करते, लेकिन हम मेन पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपके पास टाइम बेटा बहुत कम है। ओके, सो पहला अगर हम देखेंगे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, एंड तीसरा इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस और कॉरेस्पॉन्डेंट्स, चौथा फोर्थ वन इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनर एंड शेड्यूल्स, और कुछ अदर मेथड से लाइक एक्सपेरिमेंटल मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, उनको भी हम थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से देख लेंगे। लेकिन ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स, दीज 4 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप किसी भी कीमत पर स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि 2 क्वेश्चन की गारंटी मैं आपको अभी से दे रहा हूं। ओके गाइस, तो चलो जी, सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि हमें प्राइमरी डाटा कलेक्ट करना है। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड टू ऑब्टेन प्राइमरी डाटा, टू गेट टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा। कौन सा? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब आपको पता है डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट होता है, पर्सनल मतलब पर्सन होता है, इन्वेस्टिगेशन मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है। तो अब ये क्लियर हुआ। आई डोंट थिंक कि मुझे समझाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इसका मतलब होता है डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेंट्स। अब ये इन्फॉर्मेंट्स क्या होते हैं? इन्फॉर्मेंट्स क्या होते हैं? जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन है, जिनसे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उन्हीं से पर्सनली कौन मिलता है? इन्वेस्टिगेटर मिलता है। इन्वेस्टिगेटर पर्सनली इन इन्फॉर्मेंट्स से पूछता है और इनसे इन्फॉर्मेशन हासिल करता है, और ये जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी को हम डाटा कहते हैं। बताओ, इतना क्लियर है ना? और उसके बाद इन्वेस्टिगेटर एस्टैब्लिशेस डायरेक्ट रिलेशन विद द पर्सन्स फ्रॉम हुम द इंफॉर्मेशन इज टू बी ऑब्टेन्ड। एग्जांपल इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडस्ट्री वर्कर्स। से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा कि किसी इंडस्ट्री में, कोई इंडस्ट्री है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ लोग काम करते हैं, यहाँ पे वर्कर्स है, ये परमानेंट भी हो सकते हैं, नॉन परमानेंट भी हो सकते हैं, और ये आ गया एक इन्वेस्टिगेटर, ये आ गया एक इन्वेस्टिगेटर। ये क्या काम करता है? ये इनसे डायरेक्ट कंटैक्ट करेगी, ये इनसे डायरेक्ट कंटैक्ट करेगी, डायरेक्ट कंटैक्ट करेगा, इनसे पर्सनली बात करेगा, चाहे आप फोन पे करेगा या मिलकर करेगा या मीटिंग में करेगा, होटल में करेगा, या इसकी मर्जी कहां पे करेगा। लेकिन कहने का मतलब है पर्सनली इनको फेस टू फेस या मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, और इनसे क्या लेगा? इनपुट्स लेगा, इनसे इंफॉर्मेशन इसको कलेक्ट करेगा। तो उसी इंफॉर्मेशन, उसी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गई ना? तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू भी कहते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, यहां पे इन्वेस्टिगेटर जो होना चाहिए ना, वो डिलीजेंट होना चाहिए। डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग, इफिशिएंट, ठीक है, टॉलरेंट, ठीक है, जिसमें पेशेंस हो। क्योंकि हो सकता है फील्ड ऑफ एरिया, जो फील्ड होगा, जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा, जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो ज़्यादा हो सकता है। क्या पता किसी इंडस्ट्री में अगर इसको डाटा कलेक्ट करना है, वहाँ पे 10,000 लोग हो, और इसको एक एक से मिलकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने थोड़ा सा हैक्टिक हो सकता है ना। और लोगों के मिजाज भी तो अलग अलग होते हैं। कोई पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं, किसी को समझ ही नहीं आता होगा, कोई बहरा होगा, उसको 10 बार बात रिपीट करनी पड़ेगी। अच्छा, कोई मतलब वैसा होगा, उसको बात ही समझ नहीं आती होगी। तो यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टिगेटर होता है ना, ही शुड बी कितना है, क्या होना चाहिए? एफिशिएंट होना चाहिए, डिलीजेंट होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए। अब आपको मैं साथ साथ एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। आई डोंट थिंक कि आपका एक भी डाउट यहाँ पे बच के रहना चाहिए। गाइज, हो सकता है मेरी स्पीड पढ़ाने की तेज, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपका एग्जाम में कम टाइम बचना है और आपको तो इसको रिवाइज भी करना है ना, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा तेज पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट स्टिल ये वीडियो मैं अपने यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगा, तो वहाँ पे अपना रिस्पॉन्स मुझे बता देना, मैं फिर उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर बात करेंगे सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी मतलब कहाँ कहाँ पे ये ज़रूरत है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की, ठीक है। जब लिमिटेड फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो। अब आपको अगर मैं बताऊँगा फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आपको दे दूंगा पूरे इंडिया की सर्वे करो, तो क्या वो पॉसिबल है? आप नहीं कर सकोगे ना। तो जहाँ पे लिमिटेड फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो, छोटा एक फील्ड हो, कम लोग हो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, तो वहाँ पे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एक सूटेबल तरीका है।
ओके, व्हेन ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी रिक्वायर्ड। अच्छा, ये हम कब करेंगे, जब पूरा का पूरा प्योर ओरिजिनल डाटा हमें चाहिए। ओरिजिनल डाटा हमें कैसे मिलेगा, जब अब अगर हमें इंडस्ट्री वर्कर्स के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, उनके इकोनॉमिक कंडीशन, उनके फाइनेंशियल कंडीशन, उनके हेल्थ इश्यूज के बारे में हमें डाटा कलेक्ट करना है, तो अगर ओरिजिनलिटी रिक्वायर्ड है ना, तो फिर हमें उनसे ही बात करनी पड़ेगी। हम थोड़ी उनके मालिक से बात करेंगे जो उनको 5,000 सैलरी देता होगा और हमें बताएगा कि हम उनको 50,000 सैलरी देते हैं। नॉट एट ऑल, ठीक है। यानी कि जब हाई ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, तब ये मेथड क्या रहता है, सूटेबल रहता है। ओके, तीसरा पॉइंट नंबर थर्ड इज इंफॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। और ये जो इंफॉर्मेशन है इसको सीक्रेट रखा जाता है, या जब इसको सीक्रेट रखना होता है तब हम क्या करते हैं, पर्सनली उनसे मिलते हैं ताकि किसी पर्सन की दूसरी पर्सन को पता ना चले। ओके, सो ग्रेटर सिग्निफिकेंस ऑफ एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड। वही, जब एक्यूरेसी आपको ज़्यादा चाहिए, एक्यूरेसी मतलब आपको एक्यूरेट डाटा चाहिए, आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना चाहिए, ठीक है। जब इसकी सिग्निफिकेंस हो, जब इसकी इंपॉर्टेंस हो, तब हमारे पास ये मेथड सूटेबल रहता है। कौन सा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन या डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू मेथड। ओके, सो व्हेन डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फॉर्मेंट्स इज रिक्वायर्ड। अच्छा, जब इसकी रिक्वायरमेंट हो तब करते हैं। ओके, नाउ हम अब इसके कुछ मेरिट्स भी है, कुछ डिमेरिट्स भी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट मेरिट्स, ठीक है। मेरिट्स क्या है, इसमें हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, ये बहुत ओरिजिनल होता है, फेयरली एक्यूरेट हो सकता है। अब ये 100% एक्यूरेट हम नहीं कह सकते, लेकिन फेयरली लमसम के हिसाब से ये एक्यूरेट होता है। अब 100% एक्यूरेट क्यों नहीं है, क्या पता कोई हमें झूठ बोलता हो, ठीक है, कोई हमें झूठ बोलता हो, हम उसको बताएं कि सर आपकी सैलरी कितनी है, उसकी एक्चुअल सैलरी 10,000 हो और वो हमें बड़ा चढ़ाने के लिए बताता होगा 10 करोड़ है मेरी सैलरी, तो फेयरली एक्यूरेट हम कह सकते हैं, लेकिन 100% एक्यूरेट हम इस डाटा को नहीं कह सकते। ओके, अच्छा, रिलायबिलिटी इज नॉट डाउटेड, लेकिन ये रिलायबल डाटा होता है, इस पर शक नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये रिलायबल इसलिए क्योंकि इसको इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट किया। कहां से किया, फ्रॉम सोर्स ऑफ ऑरिजिन। फ्रॉम सोर्स ऑफ ऑरिजिन इन्वेस्टिगेटर कलेक्टेड दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स ऑफ ऑरिजिन, राइट, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर थर्ड इज इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, एक ट्रेनड पर्सन होता है, ये डिलीजेंट होता है, एफिशिएंट होता है, स्किलफुल होता है। ओके, सो इस डाटा की रिलायबिलिटी पे कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं किया जा सकता। हो गए 2 पॉइंट्स। तीसरा मेरिट क्या है इसका, कि जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो पॉसिबल है, रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन दिस सेंस, अगर आपको इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में जानना है किसी एम्प्लॉय से, किसी वर्कर से, किसी इंडस्ट्री वर्कर से, आप उससे उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हो। यानी कि आप उसको पूछ सकते हो, अच्छा ये जो आपका एम्प्लॉयर है, ये जो आपका मालिक है, ये जो आपका ओनर है, ये कितना एक्सप्लॉइट करता है आपको, कितने लीव सैंक्शन करता है, कितने वर्किंग आवर्स आपको काम करना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे अब इन्वेस्टिगेटर खुद एक ट्रेनड पर्सन होता है, तो वो क्या करता है, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करता है इन्फॉर्मेंट्स के साथ, तो वो यहाँ पे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी ऑब्टेन कर सकता है इफ रिक्वायर, ठीक है। मेरी बात समझ आ गई। ओके, नेक्स्ट, द मेथड इज फेयरली इलास्टिक बिकॉज द इन्वेस्टिगेटर कैन ऑलवेज मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन हिज सेट ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये इलास्टिक हो सकता है, यानी कि चेंज हो सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स कर सकता है क्वेश्चंस को। कोई क्वेश्चन उसका लगे ये इरेलेवेंट है, वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा उससे, वो सवाल नहीं पूछेगा उससे, कोई और सवाल पूछेगा जो उसके हिसाब से रिलेवेंट हो। यानी कि वो इन्वेस्टिगेटर जो है, जो ये डाटा कलेक्ट करता है, वो अपने हिसाब से नेसेसरी एडजस्टमेंट्स यहाँ पे कर सकता है। ओके, मेरी बात समझ आ रही है ना। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट डिमेरिट्स। डिमेरिट्स क्या है, ओके, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास एरिया बहुत बड़ा हो, वाइड एरिया हो, तो वहां पे आप ऐसे डाटा बिल्कुल भी ऑब्टेन नहीं कर सकते, हासिल नहीं कर सकते। हो गया एक डिमेरिट। दूसरा डिमेरिट यहाँ पे ये है कि पर्सनल बायस हो सकता है। आप किसी इंडस्ट्री वर्कर्स के बारे में उनके से डाटा कलेक्ट करते हो, आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करके उनसे ये डाटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि हमारी सैलरी भी कम है, हमें लीव भी नहीं
देते, ऑनर बड़ा जालिम है, हमें एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। अब पर्सनल बायस यहाँ पे क्या हो सकता है, पर्सनल बायस ये हो सकता है कि जो आपका, जो उस इंडस्ट्री का, जो उस मिल का ऑनर है, वो आपको रिश्वत दे सकता है, वो इन्वेस्टिगेटर को रिश्वत दे सकता है, 5 करोड़ दे सकता है, 10 करोड़ दे सकता है, 1 लाख दे सकता है, 2 लाख दे सकता है, किसी ना किसी कीमत तो बिक ही जाएगा ना, जैसे बिकते हैं आज लोग। हाँ बिकते यार, सब नहीं बिकते लेकिन बिकते हैं मोस्टली, ठीक है। किसी ना किसी कीमत पर तो ये ज़रूर बिक जाएगा। तो यहाँ पे अब जब ये बिक जाएगा तो ये मैनिपुलेशन करेगा, किस में, डाटा में मैनिपुलेशन करेगा। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, पर्सनल बायस हुआ। किसने किया, इन्वेस्टिगेटर ने किया, होगी एक बात। दूसरी बात ऑनर अपने इन जो प्राइमरी इंफॉर्मेंट्स है, जिनसे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो भी गलत इंफॉर्मेशन हमें दे सकते हैं, चाहे किसी प्रेशर में, चाहे वो रिश्वत खाएंगे, चाहे वो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं पीछे, लेकिन अगर उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी, वो भी एक पर्सनल बायस होता है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल आपको देता हूं, लेकिन एग्जाम्पल्स खुद से सेट करो। फिर आप क्या पढ़ते हो जब आपको एग्जाम्पल सेट नहीं करनी आती है, ठीक है। थोड़े से एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करो, अदरवाइज ये थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगी, क्योंकि थ्योरी है, बोरिंग चैप्टर है। ओके चलो जी, ये कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगते हैं इसमें, किसमें, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में। ओके गाइस, सो अब क्या होता है, लिमिटेड कवरेज, हम सिर्फ लिमिटेड इलाके, लिमिटेड फील्ड को ही कवर कर सकते हैं इसमें, क्योंकि एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन जनरली क्या होता है, स्मॉल होता है, द रिजल्ट्स आर देयरफॉर लेस रिप्रेजेंटेटिव। अब जब हमने किसी छोटे से इलाके से डाटा कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, तो अगर अब हम एक बड़े कंट्री के साथ उसका कंपैरिजन करेंगे, तो बड़े कंट्री के सामने वो जो छोटा एरिया जहां से आपने डाटा कलेक्ट किया, वो तो बहुत छोटा सैंपल बन जाता है, वो तो बहुत छोटा सैंपल बन जाता है, तो वो लेस रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है उस केस में। दिस में लीड टू रॉन्ग कंक्लूजन्स, और अगर अब यहाँ पे हम कोई कंक्लूजन ड्रा करेंगे तो वो रॉन्ग हो सकता है। हालांकि सैम्पलिंग एक अलग चैप्टर है, वहाँ पे अलग अलग मेथड्स किए जा सकते हैं इन केसेस में, बट वो हमें पढ़ना नहीं है। तो चलो जी आगे, दूसरा इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। अब नेक्स्ट है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। हमने पढ़ा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, अब इनडायरेक्ट ऑरल। इनडायरेक्ट मतलब जिससे आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट, जिसके रिलेटेड, जिस चीज के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करना है, उससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हो, और आप करते हो ऑरल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि आप इंफॉर्मेशन उसके बारे में हासिल तो करोगे, लेकिन किससे करोगे, दूसरे बंदे से करोगे, या बंदी से भी कर सकते हो। ओके तो चलो जी, ये कहता है इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम विटनेस रादर देन एक्चुअल पर्सन रिगार्डिंग होम इंफॉर्मेशन इज नीडेड। ठीक है, जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे विटनेस से, विटनेस मतलब जिसने वो सिचुएशन देखी हो, ठीक है, जो देखा, आंखों देखा हाल बयान करे, ठीक है, लेकिन एक्चुअल पर्सन से आप क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करोगे। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, मैं आपकी इंफॉर्मेशन आपके हमसाया से कलेक्ट करूं, ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन आपके हमसाया से कलेक्ट करूं, तो उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। बात समझ आ रही है ना। तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कर्स कलेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयर्स, तो ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली है। या कहीं पे क्या होता है, दो लोग झगड़ा करते, लड़ाई करते, या कहीं पे कुछ दंगा फसाद होता है, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ना एक पार्टी की सुनता हूं, ना मैं दूसरी पार्टी की सुनता हूं, मैं उन लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं जो वहां पे मौजूद होते हैं। तो वो जो मौजूद होते हैं लोग, जिनको ये इंफॉर्मेशन पता हो, जिनके पास ये जानकारी हो, तो वो कहला देंगे विटनेस। गेटिंग माय पॉइंट। अब अगर सूटेबिलिटी की बात करेंगे, तो सूटेबल कहाँ पे हो, जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिलेटिवली लार्ज हो, ठीक है, यानी कि फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बड़ा हो। When not possible direct to contact informants, जब इन्फॉर्मेंट्स के साथ मतलब इन्फॉर्मेंट वो लोग हुए जिनकी ये एक्चुअल में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, या जिनसे हमें एक्चुअल में डाटा कलेक्ट करना था। जब उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट होना पॉसिबल नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। When informants are not capable, illiteracy at stretch, अगर वो कैपेबल ना हो जवाब देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, डाटा देने के लिए, रिस्पॉन्स देने के लिए, आंसर देने के लिए,
ओके। When investigator is so complex in nature, अगर वो complex हो, टीडा बंदा हो, सीधा जवाब ना देता हो, so this method is mostly used by government और non-government committees और commissions। ठीक है, अब आपको पता है कि ये मेथड्स मोस्टली कौन यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कमिटीज, कमीशंस, CBI, NIA, कोई भी, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह वगैरह। चलो जी, मेरिट्स की अगर हम बात करेंगे तो वाइड कवरेज एंड लेस एक्सपेंसिव। ठीक है, वाइड कवरेज को हम मतलब कवर कर सकते, उनके हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा लगता नहीं है, क्योंकि अब अगर हम किसी से इंफॉर्मेशन लेते तो वो बंदा हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन टू मेक इंफॉर्मेशन मोर रिलायबल। ठीक है, अब इसमें मतलब एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी होता है, मतलब पीछे जो अधिकारी खड़े होते वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पे देते, किस लिए देते कि ये जो आपको इंफॉर्मेशन, आप जो इंफॉर्मेशन हासिल करोगे ये क्या होना चाहिए, मोर रिलायबल होना चाहिए, या हम कहेंगे मोर रिलायबल ये इंफॉर्मेशन होती है क्योंकि इसके पीछे क्या होती है, एक एक्सपर्ट ओपिनियन होती है। ओके, नेक्स्ट, रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। अब इसमें पर्सनल बायस हो सकता है लेकिन रिलेटिवली फ्री है, रिलेटिवली फ्री है क्योंकि हम एक थर्ड पार्टी से ऑरल इन्वेस्टिगेशन करके डाटा हासिल कर सकते हैं ना। सो अगर वो थर्ड पार्टी न्यूट्रल है तो वहां पे 0% बायस होगा, बायस होगा वहां पे 0%। लेकिन अगर वो थर्ड पार्टी थोड़ा सा भी उधर इधर है तो वो जो थर्ड पार्टी से, थर्ड पर्सन से, जिसको हम विटनेस कहेंगे, उससे जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे तो वहां पे बयास भी हो सकता है। तो लेकिन यूजुअली क्या करते हैं हम काम, जब हम ये डाटा हासिल करते हैं बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, तो हमारे पास जो विटनेस होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल पीपल होते हैं, न्यूट्रल लोग होते हैं, तो वहां पे पर्सनल बयास होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। तो हम इसको कहेंगे रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पर्सनल बयास, नॉट, हम ऐसा नहीं कहेंगे दिस इज 100% फ्री फ्रॉम पर्सनल बयास। ओके, दिस इज रिलेटिवली ए सिंपल अप्रोच ऑफ डाटा कलेक्शन। ये क्या होता है, रिलेटिवली एक सिंपल अप्रोच है, रिलेटिवली, ठीक है, नॉट 100%। अब आपको समझ में आया होगा कि रिलेटिवली का मतलब क्या होता है। ओके, सो डिमेरिट्स की अगर हम बात करेंगे तो ये एक्यूरेट नहीं हो सकता है, लेस एक्यूरेट है। ठीक है, अब ये बायस्ड भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने लिखा कि रिलेटिवली फ्री फ्रॉम कहाँ पे गया, ये रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस, अब यहाँ पे बायस्ड भी हो सकता है ना। तो यही चीज़ आपको समझनी है कि किस केस में बायस हो सकता है, किस केस में बायस नहीं हो सकता है। ओके, और यहाँ पे अगर आप कोई कंक्लूजन ड्रा कर सकते हो, कोई कंक्लूजन ड्रा करोगे, कोई फैसला लोगे, कोई डिसीजन लोगे, तो वो डाउटफुल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जो विटनेस हो उसने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, जो अदर टेक्निक्स होती है इस केस में उनको हम यूज कर सकते हैं। हालांकि ये रिलेवेंट नहीं है आपके JKSSB एग्जाम के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट के 10 शिफ्ट्स देखे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया। तो क्या होता है, टेलीफोन इंटरव्यूइंग होता है। यहाँ पे कलेक्ट किस तरीके से डाटा किया जाता है कि मुझे अगर किसी पर्टिकुलर विलेज के लोगों के बारे में, लोगों के हवाले से डाटा कलेक्ट करना है कि यहाँ पे कितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है, तो मैं क्या करता हूँ काम, मैं फोन उठाता हूँ, उनके सरपंच को करता हूँ, उनके पंच को करता हूँ, डिप्टी सरपंच को करता हूं, नंबरदार को करता हूं, वहां से मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं। सो ये जो टेलीफोन के थ्रू मैंने किया टेलीफोन इंटरव्यूइंग। देन उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेड टेलीफोन सर्वे, ठीक है, कंप्यूटर CATS, इस तरीके से कैट्स याद रखना, ठीक है, कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेड टेलीफोन सर्वे। तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर के जरिए से कंप्यूटर उनको कॉल करता है, उनका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करता है, देन कॉल कट हो जाती है। सो देन उसके बाद क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेंट टेलीफोन इंटरव्यूइंग, ये भी लगभग ऐसा ही है, तो लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा अगर जानना चाहोगे तो आप पढ़ सकते हो। ओके, नेक्स्ट होता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस। ठीक है, अब देखो बेटे, मैंने यहाँ पे 2 बातें करी आपको, ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 चीजें अभी तक पढ़ाई। एक मैंने पढ़ाया डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, फिर मैंने बताया इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब मैं तीसरा कर रहा हूं इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस। ठीक है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस। तो इसमें क्या होता है, अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेशन अपॉइंट्स लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। यहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है, वहां पे हम क्या करते थे काम,
हाँ, वहां पे हम विटनेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। कौन कलेक्ट करता था? इन्वेस्टिगेटर खुद करता था। लेकिन यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर है ये अब खुद इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करेगी। ये क्या करता है काम? अपॉइंट करता है लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ये लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट अगर हम देखेंगे विलेज के केस में कोई सरपंच हो सकता है, डिप्टी सरपंच हो सकता है, कोई इंटेलिजेंट बंदा हो सकता है या बंदी हो सकती है, राइट। तो वो उसको अपॉइंट करेगा डिफरेंट अलग अलग प्लेसेस के लिए। तो वो जो अपॉइंट किए हुए लोग हैं ये क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन अपने तरीके से, अपने हिसाब से, और फिर वो इंफॉर्मेशन किसको सबमिट करेगी, किसके हवाले करेगी? इन्वेस्टिगेटर के हवाले करेगी। ठीक है। अब ये इन्वेस्टिगेटर क्यों करेगा? अब ऐसा काम इन्वेस्टिगेटर क्यों करेगा? क्योंकि जब रेगुलर और कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, ठीक है, तो वो क्या काम करता है? वो अलग अलग प्लेस के लिए अलग अलग लोगों को अपॉइंट करता है। क्योंकि अगर वो खुद ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा फिर रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन का मिलना नामुमकिन के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पे खुद रहेगा, दूसरी जगह पे कौन नजर रखेगा? वहां से इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। पहले जब टेररिस्ट एक्टिविटीज होते थे, आज भी होते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन पहले यहाँ पे इंडियन आर्मी क्या काम करते थे? लोकल लोगों को पैसे वगैरह देते थे, 10 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये, 2 रुपये देते थे, ठीक है, और उनको उनका मतलब कहते थे, लोकल लैंग्वेज में उनको कहते थे इखवान। क्या कहते थे? इखवान कहते थे, ठीक है। तो इखवान कहते थे, वो क्या होते थे? लोकल लोग ही होते थे। अब हर जगह पे वो अपॉइंट किए हुए होते थे इन लोगों ने, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। तो वो यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी होती है, और इंफॉर्मेशन देते थे किन लोगों को जिनको वो चाहिए थी, ठीक है। अब उनको रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो ये एक सूटेबल तरीका है। हालांकि अगर उनको रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए और खुद कर सकते, खुद कितना ही वो कर सकते हैं, ठीक है, वो एक जगह पे जाएगी दूसरी जगह पे अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है। हालांकि अब ये तरीका क्या था क्या नहीं था, किस तरीके से मिसयूज हुआ, हम वहां पे नहीं जाएंगे। ओके, चलो जी। एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन जब लार्ज हो तब ये सूटेबल है। इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय, ये इंफॉर्मेशन यूज करता है, फिर जर्नल करता है, मैगजीन करता है, रेडियो करता है, टीवी करता है, एटसेट्रा करता है, मतलब यूज कर सकता है। ओके, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, जब ज्यादा एक्यूरेसी रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। अब ये जरूरी है ना, देखो गाइज मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे अगर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स इसीलिए तो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपॉइंट किया जाता है। अब तो पता है ना, लोकल तो लोकल ही होता है, वो अपनी राय दे कर सकता है, वो अपना पर्सनल बयास कर सकता है, लेकिन एक्यूरेसी की तो जरूरत ही नहीं है, ठीक है। एक्यूरेसी की जरूरत ही नहीं है, चाहे वो लिटरेट हो अपने हिसाब से डाटा कलेक्ट करेंगे, एक्यूरेसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो, तो उस केस में ये सूटेबल तरीका होता है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेटर इनको अपॉइंट करने पड़ते। चलो जी, मेरिट्स की अगर हम बात करेंगे तो इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल इन द सेंस टाइम, मनी एंड एफर्ट्स कम लगते हैं इसमें। वाइड कवरेज बहुत ही अच्छी तरीके से पॉसिबल है। कंटिन्यूटी यहाँ पे रहती है, सप्लाइंग रेगुलर इंफॉर्मेशन यहाँ पे सप्लाई होती है, और स्पेशल पर्पज के लिए सूटेबल रहता है। वहीं पे अगर डिमेरिट्स की बात करेंगे तो लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल नेचर का ये नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, वो अपने हिसाब से अपनी वे में हो सकते, उनकी वे गलत हो तो ओरिजिनल नहीं रहता है। लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, अलग अलग हिसाब से डाटा आपको मिल सकता है, ठीक है। डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स आपको डिफरेंट वे में डाटा दे सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट वेज में वो कलेक्ट कर सकते हैं उसको। वहीं पे अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पे पर्सनल बायस भी हो सकता है और डिले भी हो सकता है। अब एक स्नैपशॉट लेते हैं, यहाँ पे एक डिफरेंस देखते, कंपैरिजन करते किसका, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का और इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन का। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो आपको क्या पता ये सेम ही दिख रहा होगा, सो इसलिए मैं आपको डिफरेंस बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इन्फॉर्मेंट्स के साथ, लेकिन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए फ्रॉम बी, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको पर्सन ए की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वही इंफॉर्मेशन किससे, बी से हासिल करोगे, तो ये होता है इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है। फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे स्मॉल होता है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेफर किया जाता है ये मेथड तब जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा हो, लार्ज हो, ठीक है। अब सपोज मैं आपको बात एक बताऊंगा,
कोई कंपनी है उसमें 10 लोग काम करते, कोई कंपनी उसमें 1 लाख लोग 1 लाख लोग काम करते, ठीक है। अब आपको एम्प्लॉयज की कंडीशन के हवाले से सर्वे करनी है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो इन लोगों के साथ, क्योंकि नंबर बहुत कम है। यहाँ पे 1 लाख नंबर है, बताओ कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। हो सकता है 10 लाख को 10,000 में 1,000 में डिवाइड करेंगे, जब फिर वहाँ से हम एक एक आदमी को उनके रिप्रेजेंटेटिव से, ठीक है, या ग्रुप हेड से या एम्प्लॉयर से या बॉस से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे इन सारे लोगों के हवाले से, सारे लोगों के बारे में, ठीक है। तो यही होता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए फ्रॉम बी। ए के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए लेकिन हम बी से कलेक्ट करते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल, यहाँ पे रिलेटिवली लार्ज, ठीक है। रिलेटिवली कॉस्टलियर देन ऑरल इन्वेस्टिगेशन, ऑरल इन्वेस्टिगेशन से थोड़ा सा मतलब कॉस्टलियर होता है, ठीक है, लेकिन ये रिलेटिवली चीप देन पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से बहुत 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 सस्ता होता है। कौन? ये वाला, ठीक है। ये जो रिलेटिवली कॉस्टलियर देन ऑरल इन्वेस्टिगेशन, ये जो ऑरल इन्वेस्टिगेशन है ना, इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन, उससे ये थोड़ा महंगा पड़ता है। कौन? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन वहीं पे अगर हम इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ये इससे बहुत सस्ता है, चीप है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंट मेथड। अब एक्सपेरिमेंट कहाँ पे होता है? रिसर्च फील्ड में होता है, रिसर्च फील्ड में होता है, और यूजुअली स्टैटिस्टिक्स में ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट मेथड होता है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। आपने देखा होगा, आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में, मोस्ट ऑफ द साइंस सब्जेक्ट्स में अगर आप पीएचडी करते हो, रिसर्च करते हो, तो आपको वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं पढ़नी पड़ती है। आपको काई स्क्वायर टेस्ट पढ़ने पड़ते हैं, सैम्पलिंग पढ़नी पड़ती है, प्रोबेबिलिटी पढ़नी पड़ती है, ठीक है, आपको हाइपोथेसिस पढ़नी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा यूज़ होता है। तो हम स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअल में ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट मेथड्स का यूज़ करते हैं। बट एक्सपेरिमेंट मेथड्स खाली स्टैटिस्टिक्स में ही नहीं बल्कि रिसर्च में भी वाइडली यूज़ होता है, और भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स में होता है। लेकिन ज़्यादा वाइडली यूज़ अगर हम देखेंगे तो एक तो रिसर्च फील्ड में, और रिसर्च अपने आप में क्या है, वो तो स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में ही हम एक्सपेरिमेंट मेथड का यूज़ ज़्यादातर करते हैं टू गेट प्राइमरी डाटा या प्राइमरी इंफॉर्मेशन। ओके, सो अगर हम देखेंगे पॉसिबिलिटी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की, तो 50% पॉसिबिलिटी में कहूँगा, ठीक है, श्योर शॉट नहीं कहूँगा। ओके, now it involves manipulating one variable to determine if changes in one variable cause change in another variable। अब आपने वेरिएबल पढ़ा होगा ना, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल से फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 3 + y, 3 + y। अब यहाँ पे x क्या है? x इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x डिपेंडेंट वेरिएबल है। वहीं पे अगर हम y की बात करेंगे तो ये क्या है? ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू डिपेंड है y पे, y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो x कितना मिलेगा? 4। y की वैल्यू 2 पुट करो तो x कितना होएगा? 5। y की वैल्यू 3 पुट करो तो x होएगा 6, यानी कि x डिपेंडेंट वेरिएबल, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यानी कि जब किसी वेरिएबल में चेंज आ जाएगी, उसकी वजह से दूसरा वेरिएबल पर इफेक्ट पड़े, उसमें चेंज आ जाएगा। तो जब हमारे पास ऐसे वेरिएबल्स हो तब हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट मेथड। क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट मेथड यूज करते हैं। तो इसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है कंट्रोल्ड वेरिएबल। ये वेरिएबल नहीं होता है एक्चुअल में, ये क्या होता है? ये एनवायरनमेंट में, ये एक एनवायरनमेंट होता है जहां पे हम ये एक्सपेरिमेंट मेथड करते हैं। अच्छा, एडुकेसी क्या या सूटेबिलिटी क्या है, कहां पे, कैसे, ठीक है। डज नॉट अलो एनी आउटसाइड फैक्टर टू इफेक्ट द फाइनल आउटकम। फाइनल आउटकम के लिए जब एक्सटर्नल या आउटसाइड फैक्टर की जरूरत ना हो, ठीक है, तो तब यूज करेंगे। फॉर प्रूविंग ए हाइपोथेसिस वैलिडिटी, कोई हाइपोथेसिस है, कोई स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस अगर से फॉर एग्जांपल आपके पास है, उसको प्रूफ करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, फेयर एंड अनबायस्ड डाटा रिक्वायरमेंट, जब
फेयर और अनबायस्ड डाटा की ज़रूरत हो तब हम ये यूज़ करेंगे, या साइंटिफिक पर्पज़ के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट मेथड। ओके, नेक्स्ट मेरिट्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, रिलायबल डाटा होता है, बायस फ्री होता है, ये हेटेरोजीनियस फैक्टर्स में हम इसको यूज़ करते हैं, यूनिक एबिलिटी टू आइसोलेट कैजुअल फैक्टर्स, हाईली कंट्रोल्ड। कैजुअल मतलब जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो। अब यहाँ पे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सो देयर मस्ट बी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ओके, सो और उसके पास क्या, उसके बाद क्या है, हाईली कंट्रोल है। सो दीज आर सम मेरिट्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट मेथड, राइट। सो नाउ डिमेरिट्स आर व्हाट, डिमेरिट्स क्या क्या है हमारे पास, रिजल्ट्स क्या होते हैं, वैलिड इन कंट्रोल्ड कंडीशंस ओनली, कॉस्टली होता है थोड़ा सा, सूटेबल फॉर सिंपल एंड लिमिटेड स्कोप प्रॉब्लम्स के लिए ये सूटेबल रहता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, सिंपल एंड लिमिटेड स्कोप प्रॉब्लम्स के लिए सिंपल ये मेथड मतलब वैलिड होता है। तो ये इसका एक क्या हुआ, अपने आप में एक डिमेरिट हुआ। और उसके अलावा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। ओके, नाउ नेक्स्ट होता है हमारे पास ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ऑब्जर्वेशन मेथड का मतलब क्या होता है, टू ऑब्जर्व समथिंग, ठीक है। जब हम ऑब्जर्व करेंगे कोई चीज, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। सो अब क्या होता है, डाटा फ्रॉम फील्ड इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय ऑब्जर्वर, ठीक है। जब बाय मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, और कौन करेगा, ऑब्जर्वर करेगा। देखो देखो बेटा, जो ऑब्जर्व करता है, जो ऑब्जर्व करता है, जो ऑब्जर्व करता है उसको कहेंगे ऑब्जर्वर। और जो ऑब्जर्व, अब ये ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करना उसको हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। यानी कि ऑब्जर्वेशन के थ्रू ऑब्जर्व करके जो डाटा हासिल करोगे तो उसको हम कहेंगे डाटा बाय ऑब्जर्वेशन मेथड। समझ में आ गई। तो टेस्ट हाइपोथेसिस, अगर कोई बात है उसको टेस्ट करना, वेदर दिस इज ट्रू और मतलब फॉल्स, वेदर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देखो, अब मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप किसी से बात भी नहीं करोगे लेकिन इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो सकता है। सो ये इंफॉर्मेशन आप किसी मार्केट के हवाले से, किसी इंडस्ट्री के हवाले से, किसी यूनिवर्सिटी के हवाले से, किसी कैंप के हवाले से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। आपको यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको देखना है कि वहाँ पे स्टाफ का नेचर कैसा है, वहाँ का कैंटीन कैसा है, वहाँ का ओवरऑल एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ का नेचर कैसा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो 2-3 तरीकों से आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वे में वहां से क्या डाटा हासिल ऑब्टेन कर सकते हो। कैसे हो सकता है, आप प्रोफेसर बन के जाओ, ठीक है, आप स्टूडेंट बन के जाओ, ठीक है, आप एम्प्लॉय बन के जाओ, ठीक है, आप भिखारी बन के जाओ, ठीक है, आप ड्राइवर बन के जाओ, ठीक है। तो एट द एंड आपको क्या करना है, देखना है, किसी से पूछना नहीं है, किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करना है, बस आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। या इसी तरीके से अगर आपको किसी मार्केट में पता चला कि कोई मार्केट है, वहां पे ब्राउन शुगर बिकता है, हेरोइन बिकता है, कोकेन बिकता है, चरस बिकता है, गांजा बिकता है, ठीक है, माल मिलता है, तो आपको ये चीज़ हासिल करनी है, ये इसकी रिलायबिलिटी चेक करनी है, इसकी हाइपोथेसिस आपको देखनी है कि मैं जाऊंगा। अब आप थोड़ी किसी की जाओगे, अच्छा भाई आप मुझे बताओ आप चरस बेचते हो कि नहीं बेचते हो, ठीक है, आप तो ऐसा नहीं करोगे ना। अब 2 तरीके हैं, अब 2 तरीके, या तो आप सप्लायर बन के जाओ, ठीक है, बताओ मेरे पास चरस है, आज सस्ता मिल रहा है, ले लो भाई, ठीक है। दूसरा आप चरसी बन के जाओ, ठीक है। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। आप वो नशीला आदमी बन के जाओ उसके पास कि मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं ऑब्जर्वेशन। अब मैंने वो लिखे नहीं है बट इंपॉर्टेंट भी नहीं है। सो गाइस बस इतना याद रखो कि करंट इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करनी हो तब ये इसका मेरिट है कि हम करंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव बायस इज इराडिकेटेड। अब यहाँ पे बायस हो सकता है, बायस को कम किया जा सकता है क्योंकि आप ऑब्जर्व करते हो ना, खुद देखते हो, आंखों देखा हाल है। इंडिपेंडेंट ऑफ रेस्पोंडेंट्स मैनिपुलेशन। अब आप किसी से कुछ पूछते नहीं हो सकता है अगर आप पूछते तो जो आप रेस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन लेते, जो रेस्पोंडेंट आपको सामने वाला बंदा होता वो मैनिपुलेशन करता, वो गलत इंफॉर्मेशन देता आपको, लेकिन आपने उससे पूछा ही नहीं कुछ, ठीक है, आपने खुद देखा, तो ये मैनिपुलेशन फ्री होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्या हो सकता है, कॉस्टली हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, टाइम तो लगेगा और कॉस्ट भी लगेगा, ठीक है। अनफॉरसीन फैक्टर्स कैन ब्रिंग इनटू नोटिस,
ठीक है। अनफॉर्चुनेट फैक्टर्स होते हैं, उनको नोट्स में लिया जा सकता है, ये एक डिसएडवांटेज है इसका। रेस्पोंडेंट्स ओपिनियन कांट बी रिकॉर्डेड इन सर्टेन सब्जेक्ट, रेस्पोंडेंट्स का ओपिनियन रिकॉर्ड ही नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि आपको तो उससे बात ही नहीं करनी, क्यों? क्योंकि दिस इज ऑब्जर्वेशन मेथड। ओके नाउ, अच्छा, अब आपने क्वेश्चन 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 रेस्पॉन्स 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 देखा है अभी तक। तो कुछ टाइप्स होते हैं क्वेश्चंस के, ये आपका होमवर्क है, खुद गूगल पे टाइप करना, वो वाले देख लेना, ठीक है। एक दो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं आपको वो क्वेश्चनर में पढ़ाऊंगा, वो आपको जरूरी है। तो यहाँ पे एक तो मैं आपको बताऊंगा ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जहाँ पे आप कोई क्वेश्चन पूछो, आप रेस्पोंडेंट से कोई क्वेश्चन पूछो और वो उसका आंसर ओपनली दे सकता है, यानी कि वो उसका आंसर देगा और उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो आंसर पे, ठीक है। आपने किसी से कोई पूछा, तो सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ भाई क्या चल रहा है, ठीक है, बताओ भाई क्या चल रहा है, ठीक है। अब आप अपना हाल बयान करने लगे, मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए कि अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। वहीं पे अगर मैंने क्लोज एंडेड क्वेश्चन के फॉर्म में ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि मेरे भाई बताओ क्या चल रहा है, तो मैंने फिर आपको ऑप्शंस दिए, फॉग चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, ठीक है, बुरा चल रहा है। सो मैंने आपके आंसर्स को एक किस्म से यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया, मैंने आपको बोला इन तीनों ऑप्शंस में से एक बताओ क्या कैसे चल रहा है, तो इसको हम कहेंगे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस। हालांकि इसके फर्दर टाइप्स होते क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस के, वो हम देखेंगे अपने क्वेश्चनर मेथड में, ठीक है। वहीं पे प्रोबिंग क्वेश्चन होता है, कॉन्टिजेंसी क्वेश्चन। अब कॉन्टिजेंसी क्वेश्चन क्या होता है? फॉलो अप क्वेश्चंस। आपको मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी के इंटरव्यूज में यूजुअली होता है, क्या होते जो चालाक एस्पिरेंट्स होते उनसे कोई क्वेश्चन पूछो तो वो उस वे में आपका रेस्पॉन्स देंगे ना, रेस्पॉन्स जवाब इस वे में देंगे कि वो कोई ना कोई हिंट छोड़ देंगे, ठीक है, कोई ना कोई हिंट छोड़ देंगे। और जो सामने वाला इंटरव्यूअर होता है वो मजबूर हो जाता है, वो इसी हिंट के रिलेटेड वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है, फिर वो तीसरी हिंट छोड़ता है, फिर वो तीसरी हिंट पे क्वेश्चन करता है, फिर वो चौथी हिंट छोड़ता है। तो इनको हम फॉलो अप क्वेश्चंस भी कहेंगे, कॉन्टिजेंसी क्वेश्चन कहेंगे। फिर लीडिंग क्वेश्चंस है और लोडिंग क्वेश्चंस, ये खुद देख लेना, इसके बारे में थोड़ा सा बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा क्योंकि क्वेश्चनर में हम यूज करेंगे। क्वेश्चनर में लीडिंग क्वेश्चंस को यूज नहीं किया जाता, क्यों? लीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते, लीडिंग क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हुए जो रेस्पोंडेंट को कोई हिंट दे या मजबूर करे कि आप इस वे में आंसर दो। जैसे कि लीडिंग क्वेश्चंस हमारे गोदी मीडिया पूछते हैं, ठीक है, वो आप बताएंगे, बताओ हमारे प्रधानमंत्री कितने अच्छे काम करते हैं, ठीक है, यानी कि उन्होंने खुद बोला कि कितने अच्छे काम करते, ठीक है, यानी कि वो सामने वाले बंदे को अब मजबूर करेगा कि रेटिंग देने के लिए कि ये अच्छा है, कितना अच्छा काम किया, ठीक है। उसने तो ये नहीं बोला ना। अब नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो सकता था कि हमारे प्रधानमंत्री कैसे काम करते हैं, ठीक है, कैसे काम करते हैं। हालांकि ये भी अपने आप में थोड़ा सा लीडिंग क्वेश्चन है, लेकिन वो हमारी प्रधानमंत्री कितने अच्छे काम करते हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। या आपने देखा होगा लीडिंग क्वेश्चंस हमारे एडवोकेट साहब पूछते हैं, ठीक है, अगर आपने कोई ट्रायल वायल फेस करी तो आपने देखा होगा, ठीक है। तो लीडिंग क्वेश्चंस वहां पे पूछते हैं, वहां पे क्या करते हैं, विटनेस को मजबूर करते किसी पर्टिकुलर वे में आप आंसर दे दो, ठीक है, तो वो होते हैं बेटा लीडिंग क्वेश्चंस। हालांकि लीडिंग क्वेश्चंस क्वेश्चनर के मामले में यूज करना बहुत बड़ा जुर्म है। अब ये लेक्चर हम यहाँ पे थोड़ा सा समाप्त करते, लेकिन थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन आपको बताऊंगा यहाँ पे कि मतलब अगर आपको मुझसे कंप्लीट पढ़ना है तो आप कहाँ पे पढ़ सकते हो। मेरी एप्लीकेशन है पैराडाइज एकेडमी, उसको डाउनलोड करके आप मुझसे वहाँ पे 200-250-300 रुपये में जुड़ सकते हो और अपने 20 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के। सो गाइज, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर एंड शेड्यूल पढ़ेंगे, सेकेंडरी डाटा भी पढ़ेंगे और इस तरीके से ये 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो गाइज, ये था आज का लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।